हेलो। 17 जनवरी 2023 के राजस्थान पत्रिका की प्रमुख खबरें पढ़ते हैं। यह एक अच्छी न्यूज़ आई है कि 1 अगस्त से लागू होंगे गुणवत्ता मानक। कहाँ पर है? पहली बार बासमती चावल के लिए मानक तय, मिलावट इससे रोक की जा सकती है। कहाँ पर न्यूज़ आई है? बासमती मिलावट रोकने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने पहली बार बासमती चावल के लिए स्टैंडर्ड यानी क्वालिटी पैरामीटर तैयार किए। राजस्थान के संदर्भ में बूंदी व बारां में धान बहुतायत में होता है। कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों और झालावाड़ जिले में भी धान की उत्पादन होता है। पूछ ले जाएंगे बासमती चावल धान कहाँ पर ज़्यादा पैदावार होता है, तो बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़। क्यों होता है? क्योंकि हाड़ौती में पानी की उपलब्धता है व अनुकूल मौसम के चलते पिछले 2 दशक में तेजी से धान की उपज बढ़ी है और वहाँ पर से कई व्यापारिक फर्म चावल का निर्यात भी करती है। विश्व में 2/3 आपूर्ति करता है भारत करीब पूरी दुनिया का करीब 2/3 बासमती चावल उपलब्ध करवाता है। अब ये पूछ सकते हैं कि इनमें कौन कौन से बासमती चावल की किस्में हैं, तो ब्राउस बासमती चावल, मिल्ड बासमती चावल, उसना भूरा बासमती, मिल्ड उसना बासमती चावल। बासमती चावल में प्राकृतिक सुगंध की विशेषता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। तो जो आर्टिफिशियल बनाते हैं उसमें कलर, पॉलिशिंग एजेंट और आर्टिफिशियल सुगंध से भी मुक्त होना चाहिए। ये शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सभी मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। राजस्थान राज्य सरकार ने विशेष कमेटी बनाई है जिसमें विभाग के मुखियाओं की आड़ में नहीं बच सकते भ्रष्टाचारी। अब राज्य सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों की अभियोजन स्वीकृति नहीं देने से पहले इसकी मंजूरी विशेष कमेटी से लेने के प्रावधान किया है। अब मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में विशेष कमेटी का गठन किया है जिसमें गृह सचिव व कार्मिक सचिव सदस्य होंगे। अब RRR को विदेशी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में मूल गीत के लिए ट्रॉफी जीतने के बाद तेलुगु फिल्म RRR को क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सोमवार को विदेशी भाषा में की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। अब ज़्यादा सर्दी पड़ने के पीछे जलवायु परिवर्तन है, उसके साथ साथ में किसका साथ है? मौसम में बदलाव के पीछे ला नीला का भी एक कारण है। इससे प्रशांत महासागर की सतह का तापमान काफ़ी ठंडा हो जाता है। ला नीना आने की वजह से यहाँ से पानी ठंडा हो जाता है। अब ये न्यूज़ अच्छी आई है कि ग्रीन हाइड्रोजन से मिलेगी अर्थतंत्र को जरूरी रफ्तार। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। कैबिनेट ने 19,744 करोड़ के प्रारंभिक बजट के साथ इस मिशन को मंजूरी दी थी। 2021 में प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इसकी शुरुआत की थी। आप पूछ सकते हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2021 में लाल किले की प्राचीर से। फरवरी 2022 में ऊर्जा मंत्री ने ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया नीति जारी की थी 2022 में, जिसके तहत 2030 तक 5 मिलियन टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। दुनिया के 38 देशों और यूरोपीय संघ पहले ही ग्रीन हाइड्रोजन पर राष्ट्रीय नीति बनाने की घोषणा कर चुके हैं। ग्रीन हाइड्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोजन न केवल ब्रह्मांड का सबसे हल्का बल्कि सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व है हाइड्रोजन। इसका इस्तेमाल रिफाइनरी में पेट्रोल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों से सल्फर हटाने और उर्वरक व मेथनॉल उत्पादन में होता है। बीते साल भारत ने इस मेथनॉल उपयोग में 5.6 MTPA हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा हाइड्रोजन को वाहन ईंधन या फिर अमोनिया या विमानन ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
अभी प्राकृतिक गैस और नैफ्ता जैसे जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करके हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। अभी जो हाइड्रोजन कैसे प्राप्त की जाती है? प्राकृतिक गैस और नैफ्ता, जीवाश्म ईंधन पर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य सौर व पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइजर्स की मदद से हाइड्रोजन उत्पादन करना होता है। चूँकि सौर और पवन ऊर्जा से हाइड्रोजन के उत्पादन में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है, इसलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन ने भारत को एक अवसर दिया जिससे आयात करते हैं जीवाश्म ईंधन की खपत को कम कर दिया जा सकता है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे जीवाश्म ईंधनों के आयात पर 14 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इसके आयात पर भारत निर्भरता करीब 5% तक घट सकती है। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी ग्रीन हाइड्रोजन से भारत को पंचामृत प्रतिबद्धताएं साकार करने में मदद मिलेगी, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने COP26 ग्लासगो के दौरान की थी। यहीं पर प्रधानमंत्री ने भारत को 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य भी घोषित किया था। इसके लिए जीवाश्म गैसों के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार जीवाश्म ईंधन को खपत को घटाना होगा। इसकी भरपाई ग्रीन हाइड्रोजन से की जा सकती है। क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा से बनती है, इसलिए 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होने पर भारत के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 1.6% या 50 मिलियन टन की कमी आ सकती है। 5 मिलियन टन हाइड्रोजन का ग्रीन हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा से बनती है। निर्यात के भी अवसर खुलेंगे। आने वाले समय में भारत के लिए यूरोप और पूर्वी एशिया के बाजारों में ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया जैसे उत्पादों के निर्यात के भी अवसर खुलेंगे। यूरोपीय संघ ने 2030 तक 10 MTPA ग्रीन हाइड्रोजन आयात का लक्ष्य रखा है। निर्यात भी कर सकते हैं, क्योंकि यूरोपीय संघ ने 2030 तक 10 MTPA ग्रीन हाइड्रोजन आयात का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रोलाइजर्स का निर्माण और निर्यात भी कर सकता है। भारत को तत्काल क्या करना चाहिए? भारत के लिए क्या अच्छा है? ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए इकोसिस्टम तैयार करने, उसे कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राज्य सरकारों को भी ग्रीन हाइड्रोजन नीतियाँ बनानी चाहिए। देश में ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाया जाए। इससे ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में मतलब एक बार में ही सारे प्रोसेस शुरू होके एंड हो जाए और सारा काम एक ही स्थान पर हो जाए। बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन उत्पादन उपभोग के लिए हाइड्रोजन हब और वैली बनाए जाए। जैसे सॉफ्टवेयर वैली है वहाँ पे बेंगलोर में बनी हुई, तो वहाँ पर स्पेशल पोर्शन को चिन्हित करके वहाँ पर बना देनी चाहिए। इससे ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में व्यापार सरलता को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए एक नियम आधारित ढांचा बनाने का नेतृत्व करना चाहिए। ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? भारत के लिए नए दौर का एक असामरिक महत्व वाला ईंधन है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कैबिनेट की मंजूरी ने इसके उत्पादन के लिए आवश्यक सिस्टम की शुरुआत करने की जरूरी शक्ति प्रदान की है। ये भी अच्छी न्यूज़ आई है विदेशी संबंधों से संबंधित। भारत की जमीनी वास्तविकताओं को भी अमेरिका को समझना होगा। मजबूत आर्थिक सहयोगी बन रहे हैं भारत और अमेरिका। इसमें देखो क्या चीज़ आई है। 2013-14 से अमेरिका लगातार भारतीय निर्यात के लिए पहली पसंद बना हुआ है।
अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में भारतीय निर्यात में 3.8% की वृद्धि देखी गई। यानी भारत से चीज़ें अमेरिका को भेजी गई, जबकि चीन के निर्यात में गिरावट आई। इक्विटी के लिहाज से रिजर्व बैंक द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अमेरिका ही भारत में सबसे बड़ा एफडीआई देने वाला निवेशक भी है। ये अच्छी चीज़ है कि ये ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं कि एफडीआई कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, सबसे बड़ा कौन सा है। ज़्यादातर में क्या खाड़ी देशों के बारे में बोलते हैं, पर सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है? अमेरिका से। अमेरिका से भारत भेजी जाने वाली रकम सर्वाधिक 23.4% है। इससे पहले देखो संयुक्त अरब अमीरात को अमेरिका से सर्वाधिक पूंजी मिलती थी। ये परिवर्तन दर्शाता है कि भारत की उच्च कुशल श्रम शक्ति बढ़ी है। ठीक है, फिर यहाँ एक अच्छी न्यूज़ है ये कि भारत अमेरिका के बीच सकारात्मक व्यापार संतुलन बना हुआ है। यानी कि आयात निर्यात के बीच में भारत को फ़ायदा। भारत बादाम का सबसे बड़ा आयातक है, अमेरिका के बादाम आते हैं और अमेरिका इसका सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता। इसका सबसे बड़ा अमेरिका अपने कृषि उत्पादों के लिए भारत में व्यापार संभावनाओं का विस्तार चाहता है, जैसे डेयरी, सेब, अखरोट, स्पिरिट और अल्कोहल युक्त पेय, साथ ही रक्षा उपकरण, विमान, ऑटोमोटिव सेवाएं। ये सब चीज़ें अमेरिका भारत को देना चाहता है। भारत के सेवा क्षेत्र में भी सुधार देखा गया। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके सेवा क्षेत्रों जैसे शिक्षा, बीमा, बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं जैसे GATS संधि के तहत जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड एंड सर्विस संधि के तहत वाणिज्यिक उपस्थिति मोड द्वितीय कहा जाता है के लिए उदारता दिखाएं, और साथ ही मोड 1 के तहत डिजिटल कॉमर्स व भुगतान के लिए भी। अभ्यास वरुण शुरू। भारत फ्रांस की नौसेनाओं ने दिखाया समुद्र में ताकत। फ्रांस की सेनाओं ने समुद्र तट पर शुरू किया, कहाँ? भारत में ही पश्चिमी तट। ये पूछ सकते हैं कि अभ्यास वरुण का शुरुआत किससे संबंधित है? भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच में। अभी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला कहाँ गए हैं? भारत G20 ढांचे में ग्लोबल साउथ के मुद्दे को शामिल करने का प्रयास करेगा। केन्या के उपराष्ट्रपति गचागुआ से मुलाकात। केन्या की यात्रा पर हैं, केन्या और तंजानिया की, तो उन्होंने आज इनसे मिले हैं। उपराष्ट्रपति वहाँ के रिंगाजी गया चुका से। अब अपन 18 जनवरी 2023 का पेपर पढ़ेंगे। यहाँ पाकिस्तान से अच्छी न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पर लोकतंत्र की बातें की जा रही है। वहाँ पर उनके ऊपर लगे हुए आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए, मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है, बेरोजगारी और महंगाई दर बढ़ी हुई है। तो इसके चक्कर एक और प्रयास के तहत चुनाव आयोग की सर्जिकल स्ट्राइक, इन्होंने क्या किया है? पाक में संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले 271 सांसदों और विधायक सस्पेंड कर दिए। सांसद विधायक हर साल 31 से समर्थन देना होता है, लेखा जोखा। ये अच्छी न्यूज़ है। ये G20 सम्मेलन दीवारों पर राजधानी थीम पर पेंटिंग। अब देखो जोधपुर में G20 का सम्मेलन जोरों पर है। एयरपोर्ट रोड पर दीवारों पर राजधानी थीम की पेंटिंग करते हैं कलाकार। अब ये क्या है? कोचिंग छात्रों के आत्महत्या के मामले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कोटा के अंतर्गत। प्रेशर की वजह से तो राज्य मानवाधिकार आयोग ने अध्यक्ष कौन है उनके? जस्टिस GK व्यास। अब ये मंदिरों के बहुत बारे में इम्पोर्टेंट आ रहे, तो 21 जनवरी तक खुल सकते हैं खाटू श्याम जी के मंदिर। आज 21 है, तब खुल सकते हैं। ये अच्छी न्यूज़ आई है कि ब्रिटेन में नौकरी का सपना देख रहे भारतीय युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारत और ब्रिटेन अगले महीने यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने वाली। यंग प्रोफेशनल स्कीम, इस योजना के तहत दोनों देशों के 18 से 30 साल के युवाओं को बिना किसी स्पॉन्सर एक दूसरे के देश में 2 साल रहने और नौकरी करने की इजाज़त मिल जाएगी। दिल्ली में आयोजित 15वें भारत UK विदेश कार्यालय परामर्श के बाद विदेश मंत्री ने इस संबंध में जानकारी दी। भारत के 3000 डिग्री धारक युवाओं को लाभ मिलेगा। यह परस्पर चलने वाला कार्यक्रम। योजना के तहत आवेदन करने वाले युवाओं को अपनी बैंक खाते में एक निश्चित राशि दिखानी होगी। अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की केन्या यात्रा में राष्ट्रपति डॉक्टर विलियम
सामोई रूटो से मुलाकात की। इसके बाद में ये चीज़ आई है कि भारत की जीत काटी कई वारदातों में आता है। चीन ने खारिज की असहमति। मक्की अब वैश्विक आतंकवादी। जमात उल दावा और लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की को आखिरकार यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया है। अभी तक पहले आतंकी घोषित कर दिया था, पर चीन उसके अड़ंगे अड़ा रहा था। अब उसको घोषित कर दिया। पाकिस्तान में रहने वाला मक्की 26/11 मुंबई बम धमाके का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बयान हुई है। सशस्त्र बलों के मंच से नेताजी के पराक्रम बुलाने की कोशिश। तो इसमें कौन कौन से जगह पर नेताजी की 126वीं जयंती यानी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को रेखांकित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय व जनजातीय कार्य मंत्रालय की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भारतीय तट रक्षक बल समन्वयक की भूमिका निभा रहे हैं। गृह मंत्रालय भी नेताजी की जयंती पर आइकॉनिक इवेंट वीक के रूप में अंडमान निकोबार, उड़ीसा, मणिपुर, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात में कई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये भी एक अच्छी न्यूज़ आई है साइंस के संदर्भ में कि क्रिस्पर तकनीक से जीन एडिटिंग। चीन ने जीन एडिटिंग क्लस्टर्ड रेगुलेटरी, ये देखो ये क्रिस्पर की फुल क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस सॉल्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स तकनीक के जरिए बच्चे पैदा किए गए हैं। क्रिस्पर Cas9 नामक विशेष प्रोटीन के जरिए वायरस के हमलों से लड़ने के लिए बैक्टीरिया में प्राकृतिक रक्षा तंत्र की प्रतिकृति का निर्माण करती है। किसमें? विशेष प्रोटीन के जरिए वायरस के हमलों से लड़ने के लिए बैक्टीरिया में प्राकृतिक रक्षा तंत्र की प्रतिकृति का रेप्लिका बनाते। कहाँ? बैक्टीरिया में वायरस से लड़ने के लिए। यह आमतौर पर जेनेटिक इंजीनियरिंग आनुवंशिक सामग्री को जोड़ने हटाने के बदलाव में सहायक है। आज अपन 19 जनवरी का राजस्थान पत्रिका पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी जी ने लोकतंत्र के बारे में क्या बोला है? लोकतंत्र के बारे में मेरी ये धारणा है कि इसमें कमज़ोर से कमज़ोर आदमी के पास भी उतने ही अवसर होने चाहिए जितने कि सबसे ताकतवर के पास। त्रिपुरा, मेघालय व नागालैंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में इस साल 10 राज्यों में होना है धमाशाम। 10 राज्यों के चुनाव होने 2023 में 122 लोकसभा सीटें हैं 10 राज्यों में। 95 सीटें भाजपा के पास है, इसमें से 8 सीटें कांग्रेस के पास, 19 सीटें अन्य के हाथों में। दक्षिण में कर्नाटका में होने वाला है, पूर्वोत्तर में त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में, राजस्थान में होने वाले हैं, MP में होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं और यहाँ तेलंगाना में होने वाले हैं। शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइन के पालन के निर्देश। कोचिंग छोड़ने पर 10 दिन में लौटानी होगी फीस, यानी कोचिंग संस्थानों को। क्या चीज़ है? कोटा में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे प्रेशर की वजह से उस प्रेशर को संभालने के लिए नई नीति चालू की है। राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2023 लाने जा रही सरकार। इसमें क्या क्या चीज़ें प्रावधान करे जा रहे हैं कि टेस्ट के रिजल्ट नहीं कर सकेंगे प्रकाशित, राज्य स्तर पर होगी निगरानी कमेटी। कोचिंग के पास जिला कलेक्टर मिनी सुविधा केंद्र खोलेंगे। कोचिंग के झूठे और फर्जी विज्ञापन दिखाकर छात्रों को गुमराह करने की कार्रवाई होगी। शाम को कोचिंग आने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए वहाँ रोशनी की व्यवस्था हुई। कोचिंग हॉस्टल में सुरक्षा गार्ड और CCTV लगाने होंगे। संस्थानों में अस्पताल, डॉक्टर आदि की सूची लगानी होगी। कोचिंग आने वाले छात्रों और दूसरे लोगों की एक मूवमेंट रजिस्टर में उपस्थित दर्ज करने की व्यवस्था होगी। ये एक प्रेरणादायक है वीडियो टीचिंग, यानी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के पोर्टल पर मौजूद वीडियो सीरीज। बोर्ड परीक्षा से पहले बच्चों को आत्मविश्वास से भर रही IAS शीला। कहाँ? भोपाल में शीला दाइमा विद्यार्थियों के लिए को वीडियो टीचिंग के जरिए किया उन्होंने बातें काम की। यह मौसम से संबंधित भी न्यूज़ आई है कि
दुनिया को झुलसाएगा, जलवायु परिवर्तन लौटेगा, अल नीनो। सर्दी के बाद इस साल गर्मी भी होगी प्रचंड। कड़ाके की सर्दी के बाद दुनिया को इस साल प्रचंड गर्मी का कहर झेलना पड़ सकता है। तापमान को प्रभावित करने वाला जलवायु पैटर्न अल नीनो 3 साल बाद वापस आ रहा है। इससे क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में सूखे की हालत पैदा हो सकती है। प्रशांत महासागर में चक्रवात की आशंका है। समुद्री इलाकों में औसत से बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। अल नीनो से प्रशांत महासागर तापमान गर्म होता है, ला नीनो के कारण ठंडा। अब ये मैनेजमेंट का टॉपिक आया है कि जिसमें कहा खाटू श्याम जी के दर्शन तो 16 लाइनों में होंगे दर्शन। भीड़ भाड़ होने के चक्कर में लोग एक दूसरे धक्का देते हुए बाबा श्याम के भक्तों की रात भरी खबर है। बाबा श्याम की दीदार अब भक्तों की 16 लाइन में हो सकेगी। फरवरी मार्च में लगेगा सबसे बड़ा मेला, इसको लक्की मेला। लाख जने आते हैं कहते हैं। व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी। खेल के मैदान से ये न्यूज़ आई है। शुभमन गिल ने खेली कैरियर की सर्वश्रेष्ठ पारी, 2 शतक लगाने वाले 5वें भारतीय। ये पूछ सकते हैं कौन कौन से 200 रन बनाने वाले। सचिन तेंदुलकर है, वीरेंद्र सहवाग है, रोहित शर्मा 3 बार रोहित शर्मा ने बनाए। सचिन, वीरेंद्र सहवाग, रोहित, ईशान किशन, शुभमन गिल। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच की बैठक भारत के लिए अच्छी खबर है। इस बार 2027 में होगा $26 ट्रिलियन इकोनॉमी, दावोस में जारी रिपोर्ट। ये बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। भारत हो जाएगा क्या, विकसित देश बन जाएगा। ये भी अच्छी न्यूज़ है। भारत में बनेगा दूसरा आईफोन। अभी भारत में मात्र 5% आईफोन बनते हैं। ओम बिरला जी की यात्रा भारत अब तंजानिया पहुंचेगी केन्या से, तो वहाँ की राजधानी क्या है, दार अल सलाह। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्षमता है। ये अच्छी न्यूज़ यहाँ थी। भारत के बाहर पहला IIT तंजानिया में स्थापित किया जा रहा है। इससे तंजानिया मानव संसाधन विकास में मदद मिलेगी। जंजीबार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये सबसे अच्छी असर ASER सर्वे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 10% ज़्यादा लड़कियों की स्कूलों से दूरी। RTE लागू होने के बाद से 2022 में स्कूलों में रिकॉर्ड 98.4% दाखिले हुए हैं। अब इसको किसने कराया, इसका खुलासा प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट में हुआ है। असर एजुकेशन फाउंडेशन। देश भर में 6 से 14 वर्ष तक के करीब 98.4% विद्यार्थियों ने स्कूलों में दाखिला लिया है। 2018 में सरकारी स्कूलों में 65.6% विद्यार्थियों ने दाखिला लिया था। मध्य प्रदेश सबसे शीर्ष है। देश में केवल 3 ऐसे राज्य जहाँ 10% से अधिक लड़कियाँ अब भी स्कूल नहीं जा रही है। लड़कियाँ नहीं जा रही, वहाँ का MP सबसे, जहाँ 17% लड़कियाँ स्कूल नहीं जा रही। उत्तर प्रदेश में ताकि नहीं लेने वाली लड़कियाँ कितनी, 15%, और छत्तीसगढ़ में 11.2%। ट्यूशन लेने वालों की तादाद बढ़ी है, 72.7% विद्यार्थी जाते हैं सरकारी स्कूल। ये भी अच्छी चीज़ है। उपस्थिति में MP पिछड़ा, महाराष्ट्र कर्नाटक अव्वल। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु से जहाँ सबसे अधिक उपस्थिति दर्ज की गई है। 20 जनवरी 2023 का राजस्थान पत्रिका है। इसमें क्या न्यूज़ आई है, न्यूजीलैंड की PM जेसिका आर्डर्न इस्तीफा देगी, क्योंकि वहाँ पर वो कह रही कि मैं नेतृत्व करने की उनके पास शक्ति नहीं बची है। अब ये न्यूज़ आई है कि यारलुंग जेंगबो नदी पर बन रहा विशाल डैम, भारत ने भी तेज किया काम, जल युद्ध की तैयारी कर रहा चीन। कहाँ है कि यारलुंग जेंगबो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, जिसको 60,000 मेगावाट के डैम बना रहा है। भारत भी करारा जवाब देगा।
भारत भी अरुणाचल के सुबनसिरी में चल रही 11,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी 30% ताजे पानी का स्रोत है, तो 40% बिजली उत्पादन भी इसी से होता है। वहीं इस नदी का 50% हिस्सा चीन में पड़ता है, जिस पर वो डैम बना रहा है। 2,000 मेगावाट वाली सुबनसिरी प्रोजेक्ट इस साल तैयार हो जाएगी। तीन साल में जुड़ेंगे 1 लाख स्कूल, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे मिट्स और स्टार्टअप ने 3 वर्ष में अपना दायरा 12,000 स्कूलों और 25 राज्यों तक फैलाया है। अभी वहाँ टेनिस में कहाँ चल रहा है, स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है वहाँ पे। FIA के विश्व कप भारत में चल रहा है अभी। ओम बिरला जी की तंजानिया यात्रा चल रही, तो उसमें उन्होंने नई पहल करते हुए कहा है कि G20 का भारत चला रहे सम्मेलन करा, उसके साथ हम P20 सम्मेलन का आयोजन करेंगे 21 के साथ में। हेलो, आज 21 जनवरी 2023 का राष्ट्र पत्रिका पढ़ेंगे। इसमें न्यूज़ आई, नौसेना की बढ़ेगी ताकत, नेवी के बेड़े में 23 को शामिल होगी INS वागीर। डीजल इलेक्ट्रिक चालित इस पनडुब्बी को नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार सोमवार को औपचारिक तौर पर नेवी में शामिल करेंगे। इसमें खासियत क्या, एंटी सरफेस वारफेयर व एंटी सबमरीन वारफेयर में उपयोगी घातक हथियारों से लैस होगी। दुश्मन की गतिविधियों को निगरानी के साथ यह खुफिया जानकारी भी जुटा सकती है। समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने सहित अन्य मिशन अंजाम देने में सक्षम है वागीर। ये अच्छी न्यूज़ आई। सोशल मीडिया पर भ्रामक विज्ञापन पर 50 लाख जुर्माना लगाया जा सकता है। विज्ञापन में प्रोडक्ट को बड़ा चढ़ाकर नहीं बता सकते, ऐसे ही दावे कर सकेंगे जिन्हें सत्यापित किया जा सके। राजस्थान सरकार की ये न्यूज़ आई है, सरकार 23 को करेगी 1.36 लाख करोड़ के निवेश करार। ये पर्यटन और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति R वेंकटरमन को याद किया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लीजिए, किन किन कौन कौन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने, कौन से मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बने, इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्कूलों में नामांकन स्तर बनाए रखने की चुनौती ये हो गया है, क्योंकि अभी तक सरकारी स्कूलों में निरंतर बढ़ती जा रही है। 72.9% तक स्तर पर पहुँच गई है, जो कोरोना समय से लगभग 7% ज़्यादा है। नौकरियों पे संकट ये भी आ रहा है कि गूगल 12,000 कर्मचारियों की करेगा छंटनी। माइक्रोसॉफ्ट मेटा के बाद अब गूगल ने की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट भी 12,000 कर्मियों की छंटनी करेगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ें हैं। ऑल द बेस्ट। 22 दिसंबर 1900 में बाड़मेर से कोकराफोर्ट 74 मील कुल 143 लंबी प्रारंभ की गई थी, मतलब आज़ादी से पूर्व। 122 साल पुराना है हमारा रेल मार्ग। कराची तक जाती थी ट्रेन, तब था व्यापारिक मार्ग। मारवाड़ के लोग सिंध और कराची जाते तो वहाँ पर व्यापार करते थे। रिश्तेदारियाँ भी बड़ी संख्या में थी। लाहौर एक्सप्रेस शुरू हुई, तो इसके बाद पश्चिम जो है रेलगाड़ी। भारत के मुराद रेल चलती, पाकिस्तान में नहीं। भारत की ओर से मुरादाबाद अंतिम छोर तक रेल लाइन का विद्युतीकरण किया जा रहा है, इसी साल पूरा हो जाएगा। बाड़मेर से संबंधित न्यूज़ है। जसोल बालोतरा रेगिस्तान के दौरों में साइबेरियन पक्षी। बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा क्षेत्र गांव में बालोतरा के पास में माला जाल के पास यह झुंड अब हर साल नजर आता है। साइबेरियन पक्षी। रूस, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान को पार करते हुए साइबेरियन पक्षी 8,000 किलोमीटर सफर तय कर यहाँ आते हैं। कुरजाए मारी, ये प्रमुख इनका गीत भी बनाया हुआ है। सरकार गौशाला को दे दो ऊँट गोद बच जाएगा राज्य पशु।
2014 में राज्य पशु का दर्जा दिया गया। ऊँट को वध को रोकने के लिए राजस्थान ऊँट अधिनियम पारित किया गया। बजट घोषणा में ऊँटों की बचाने की नई नीति बनाई। संभागवार गौशाला कितना? अजमेर में 831, भरतपुर 68, बीकानेर 282, जयपुर 626, कोटा 149, उदयपुर 116, जोधपुर 1036, कुल 3636। पात्र गौशाला अनुदान 2314। गायों को वर्ष 2022-23 में दिया गया अनुदान 67,757 लाख। अब 2019 में देखो 2.2 लाख ऊँट ही रहे हैं। हर साल इनका प्रतिशत गिरता जा रहा है। 1983 में 7.56%, 7.56 लाख थे, अब कम होते जा रहे हैं।